पिछली बार जो गलतियां दोहराई है वो इस बार मत दोहराना। बस ये एक लाइन तुम मान लो। इसी एक लाइन के मानने और ना मानने पे तुम्हारा अप्रैल में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा। भैया हम तो बात कर लेंगे पूरे का पूरा कि अप्रैल अटेम्प्ट में किस तरीके से सिलेक्शन करना है या क्या नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये बातें करने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम वही गलतियां दोहराते रहोगे जो इस अटेम्प्ट के पहले दोहराते आए थे। तो बस एक लाइन के साथ तुम्हारी इस वीडियो को शुरुआत करने वाला हूं कि भैया और दीदी, आपने जो गलती जनवरी अटेम्प्ट के पहले की है उसके प्रति ईमानदार रहना और वो दोहराने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। भैया हम तो कभी गलती दोहराना ही नहीं चाहते थे, वो सामने से आती हैं चीजें और हम उसे एक्सेप्ट करे चले जाते हैं। तो भैया वो एक्सेप्ट करना ही तुम्हारी गलती हो गई, तो बस उस गलती को मत दोहराना। हम तो बात करेंगे ही पूरी की पूरी वीडियो में। और मैं इस बात का दावा करता हूं, पिछली बार भी मैंने किया था और पिछली बार जिसने मेरी बात को माना वो इस अटेम्प्ट के बाद मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे क्योंकि उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो पूरे विश्वास के साथ देखना, पूरे ट्रस्ट के साथ देखना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं उस पर मेरा बिल्कुल ट्रस्ट है। पहली बात कि मैं इस बात की फिक्र ही नहीं कर रहा कि तुम्हें क्या अच्छा महसूस कराएगा या खराब महसूस कराएगा। जो फैक्ट है वो मैं बता दे रहा हूं, फॉलो करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। अगर ऑफलाइन में मेरे सामने होते तो मैं कॉलर पकड़ के कमरे में बंद करके डंडे से मार के फॉलो करवा लेता। लेकिन ये ऑनलाइन है, यहां पे सिर्फ मेरी बातें हैं, तो मैं अपनी बातों से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम इन चीजों को फॉलो कर लो। फिर भी जिसकी जो नियति होती है उसको वो मिल जाता है। तो मान लो कि तुम्हारी नियति में आईआईटी लिखा ही ना हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि इस बात को फॉलो कर लो जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि ये एकमात्र तरीका है। ये बहुत एरोगेंट साउंड कर सकता है कि भैया आप ऐसे कैसे अहंकार में बोल सकते हो कि आप ही को पता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ही सिर्फ नहीं पता, पता बहुत लोगों को हो सकता है, लेकिन यही एक तरीका है जो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से ही सिर्फ सिलेक्शन हो सकता है जेईई मेंस खराब होने के बाद। जेईई मेंस जनवरी जिसका खराब हो गया है उसको अगर अप्रैल में अच्छी परसेंटाइल पे जाना है तो ये एकमात्र तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब तुम कह सकते हो कि भैया मैं तो और तरीके अपना सकता हूं, अपना लो और मुझे गलत प्रूफ कर देना। आज तक हुआ नहीं हूं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी नहीं होऊंगा, हो जाऊंगा तो सीख लूंगा, मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल हूं। ठीक है, तो लेट्स क्रैक जेईई मेंस अप्रैल। करना है ना, कन्विक्शन है कि कर लोगे। सबसे पहली बात कि ये एक चमत्कार है कि जिसका जेईई मेंस जनवरी बर्बाद हो गया उसका जेईई मेंस अप्रैल बहुत अच्छा हो जाए। ये एक चमत्कार है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जेईई में चमत्कार होते हैं। तो पहली बात कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरी बात कि किया जा सकता है। तो अगर तुम अपना दृढ़ निश्चय बना लो, विल पावर बहुत स्ट्रांग कर लो तो कर ले जाओगे। चलो आते हैं मुद्दे की बात पे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा कैटेगरी में कि ट्वेल्थ में कौन है, ड्रॉपर में कौन है, नहीं। सबको एक लेवल की मेहनत करनी है। ट्वेल्थ वाले को कुछ और एडवांटेज हो सकता है, ड्रॉपर को कुछ और एडवांटेज हो सकता है, सब एक बराबर होके सिर्फ एक बराबर की मेहनत करनी है। लेट्स क्रैक जेईई मेंस अप्रैल। रिक्वायरमेंट क्या है इस वीडियो को देखने के लिए? सबसे पहले आपको होना पड़ेगा बच्चा ऑनेस्ट, एक्सट्रीम ऑनेस्ट। इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप बेईमान हो सकते हो, लेकिन जब तक मेरी बात सुन रहे हो तब तक ईमानदार रहना। और ईमानदारी का मतलब क्या हुआ कि अभी पूरी दुनिया को भूल जाओ और दुनिया के सेंटर में अपने आप को रखो। यू तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा किस वजह से जेईई मेंस जनवरी बर्बाद हुआ, तुम्हारा किस तरीके से जेईई मेंस अप्रैल अच्छा होगा, ये सारी चीजों के सेंटर में खुद को रखोगे। प्रॉब्लम क्या होती है ना एक जेईई एस्पिरेंट के साथ कि वो जब तैयारी की रेस में भाग रहा होता है तो वो खुद को ही भूल जाता है और भीड़ को देखना चालू करता है कि अगर भीड़ कोई पार्टिकुलर कोचिंग में जा रही है तो मैं भी जाऊंगा। वो अपने आप को भूल करके कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, मैं कौन सी एडवाइस फॉलो करूं, इसको भूल जाता है और भीड़ को देखना चालू करता है। भीड़ जो किताब लगाएगी, भीड़ जो एडवाइस मानेगी, भीड़ जो स्ट्रेटजी मानेगी। और आईआईटी का सबसे बढ़िया फंडा है कि वो सबसे पहले रिजेक्ट करती है भीड़ को, क्योंकि आईआईटी भीड़ को एक्सेप्ट कर लेगी तो वहां पे सीट ही नहीं है ना। भीड़ तुम्हें सुरक्षा देगी, सेफ फील करवाएगी कि डूबेंगे तो सब डूबेंगे, लेकिन ये डूबना तुम्हारा लक्ष्य तो नहीं है ना बच्चा, तुम्हारा लक्ष्य है तैर जाना। तो अपने आप को सेंटर में रखोगे, दुनिया क्या बोलती है, तुम पहले से क्या जानते हो, ये सारी चीजें निकाल देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम पहले से जो जान के आए हो उसको निकाल देना। एक म्यूजिक टीचर था, उसके पास एक स्टूडेंट आता है तो म्यूजिक टीचर पूछता है भैया कहीं सीख के आए हो म्यूजिक, क्योंकि मुझे तो 5 साल लगते हैं सिखाने में, तो तुम कहीं सीख के आए हो पहले से? तो बोलता है हाँ मैंने तो बहुत म्यूजिक सीखी है, आपको तो 2 साल ही लगेंगे मुझे सिखाने में। तो म्यूजिक टीचर बोलता है नहीं, अब 10 साल लगेंगे, क्योंकि तुम जो पहले से सीख के आए हो उसको मिटाने में मुझे 5 साल लगेंगे। तो बच्चा यही होगा कि अगर तुम पहले से नॉलेज का बर्डन लेकर के आ रहे हो ना तो ये वीडियो तुम्हारे लिए कुछ फायदा नहीं करेगी। उस बर्डन को पीछे छोड़ो अभी, क्योंकि उस बर्डन के ना काम करने का प्रूफ यह है कि जेईई मेंस जनवरी तुम्हारा बर्बाद हो गया। तो ईमानदार रहना, हर अपने थॉट को चैलेंज करने के लिए तैयार रहना कि भैया मैं चैलेंज कर सकता हूं, आप कुछ भी बोलो।
कितना भी उल्टा बोलो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, बस मुझे सुन लोगे तुम्हारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। मैं कुछ भी मानने को कभी नहीं कहता, ना फिजिक्स जब पढ़ाता हूं तब कहता हूं, ना स्ट्रेटेजी जब बताता हूं तब कहता हूं। यार तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, तुम्हें मैं कुछ मानने के लिए कह दूंगा तो साइंस की इज्जत कहां करी मैंने। मैं हर चीजें एक्सप्लेन करूंगा, हर चीजें तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगा और तुम कन्विंस हो जाओगे। शर्त यह है कि बस सुन लेना, क्योंकि बच्चे की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि वो सुनने से पहले ही कुछ आर्गुमेंट ढूंढ लेगा और वो निकल जाएगा बाहर। नुकसान उसका हो जाए क्योंकि मैं तो वो बात बोलूंगा ही जो मुझे बोलनी है। तो सबसे पहले ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना, अपने थॉट को चैलेंज करने के लिए रेडी रहना। दूसरी रिक्वायरमेंट है अनबायस्ड होकर रहना। अनबायस्ड का मतलब क्या हुआ? बच्चा जो भी पहले से जानता है उसके प्रति वो बायस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैक्सिमम क्वेरीज ऐसे आते हैं कि भैया मैं वन शॉट लेक्चर करूं और कौन सी करूं। मतलब वो एक आइडिया लेके आते हैं और मेरे से यस और नो सुनना चाहते हैं। ठीक है, मान लो कि उनको पता है कि लास्ट के 2 महीने में वन शॉट लेक्चर से सिलेबस खत्म करूंगा, तो उन्हें लगता है कि ये तरीका काम करेगा। बस भैया के पास वो पूछने आते हैं कि भैया कौन सी करूं। वो ये नहीं पूछते कि मैं जो सोच के आ रहा हूं वो सही है या गलत। नहीं, डायरेक्ट भैया ये तो करूंगा, इसको कैसे अच्छे से करूं ये बताओ। इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है बच्चा। ये 2 साल की तैयारी में हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ सवाल के जवाब रटे रटाए हो जाते हैं। किस बैकलॉग हो गया तो वन शॉट से कवर कर लो, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये रटे रटाए जवाब है, जेनरिक जवाब है, इसको सुन के कुछ फायदा नहीं होता। तुमने सुना तो है ना आज तक? हुआ कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। और हर बच्चे को बायसनेस होती है अपने तरीकों के प्रति कि मैं सिलेक्ट तो होऊंगा, मुझे पता है कि कैसे सिलेक्ट होते हैं, बस इसको अच्छे से फॉलो कैसे करूं वो बता दो। जबकि होना क्या चाहिए कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और तुम उसे अच्छे से फॉलो करोगे। इस पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, ना कि तुम कुछ मुझे बताओगे और मैं हां बोल करके उसे तुम्हें अच्छे से फॉलो करवा दूं। ठीक है, तो मेरी बातों पे ध्यान देना, तुम अपने ज्ञान के प्रति बायस्ड नहीं होना। कम से कम इस वीडियो को जब तक सुन रहे हो तब तक। इन्हीं चीजों में तुम फंसते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, तुम्हें सब पता है, बस दिक्कत यह है कि तुम फॉलो नहीं कर पाए। उसी पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टी, ईमानदार, एकदम कट्टर ईमानदार रहना कि भैया मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मैं हर्ट हूं या हैप्पी हूं, आप बताओ जो बोलना है। और अनबायस्ड कि भैया मुझे पहले से कुछ नहीं पता, मैं क्लीन स्लेट हूं, मैं सुनने आया हूं बस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आपको बच्चा सच में नहीं पता कि आईआईटी जेईई कैसे क्रैक किया जाता है? आईआईटी जेईई का एक सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को तैयार करना होता है और उस सिलेबस तैयार किए हुए को जाकर के एग्जाम में उल्टियां कर देनी होती है और उससे सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या आपको यह नहीं पता? तुम में से किस बच्चे को नहीं पता होगा कि कौन सी किताबें पढ़नी है? तुम में से किस बच्चे को नहीं पता होगा कि कैसे टेस्ट देने होते हैं? तुम में से किसको नहीं पता होगा कि ज्यादा घंटे पढ़ने होते हैं? सबको पता होगा। तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? सोचो, क्योंकि जितना तुम्हें पता है उतना भी अगर तुम ट्रस्ट करके कर लेते तो भैया आज इस हालत में तो कम से कम नहीं होते जिस हालत में अभी हो। तुम सब में से लगता होगा कि इतनी बातें ना सुन के, मान लो गलत ही हमें पता था, लेकिन हम कम से कम वो कर लेते ना भैया, तो आज इतनी बुरी हालत में नहीं होते। बिल्कुल सच बात है, मैं भी एग्री करता हूं इससे। तो क्यों नहीं कर पाए? सोचो ना जरा, क्यों नहीं आप कर पाए? थोड़ा गहराई में बात करेंगे, ये नॉर्मल वीडियो तुम्हारे लिए नहीं होगी। नहीं तो मुझे भी प्लान बताना बहुत आसान लगता है कि 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको ये वाली किताब पढ़नी है, 9 से 10 ये पढ़नी है। अरे ये बच्चे को नहीं पता? बिल्कुल पता है। तो क्यों नहीं हुआ उसका अच्छा? क्यों वो इतनी बुरी हालत में है कि वो जीरो से स्टार्ट करने के लेवल पे है जनवरी अटेम्प्ट होने के बाद भी? सोचो इस बात पे, देखो क्या होता है। तुम्हारी टॉप प्रॉब्लम वो नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है कि क्या पढ़ना है और कैसे करना है। योर टॉप प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू डोंट नो व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। ये तुम्हारी टॉप प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम्हारी जो टॉप प्रॉब्लम है बच्चा, योर टॉप प्रॉब्लम इज दैट यू कांट फॉलो व्हाट यू नो। तुम में से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें पता है, बस प्रॉब्लम यह है कि तुम वो चीजें फॉलो नहीं कर पाते जो एटलीस्ट जानते हो। माना कि तुम गलत जानते थे, लेकिन उस गलत को भी फॉलो करते ना भैया, तो आज इस हाल में नहीं होते। तो क्यों नहीं फॉलो कर पाए? और मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते, तो ये घबराने की बात नहीं है कि मैं ही सिर्फ ऐसा हूं कि भैया मेरी ही बात कैसे कर रहे हो। नहीं, मैं जानता हूं ना बच्चों को कि क्या दिक्कत आती है उनकी लाइफ में। कितनी भी प्लानिंग दे दो वो नहीं सफल होंगे जब तक इन चीजों पे बात नहीं की जाएगी। और ये बहुत लेट हो चुका है बात करने के लिए, फिर भी कर रहा हूं क्योंकि आज से मौका है आपको एक अच्छा स्कोर करने का। अभी भी उतना लेट नहीं हुआ, जाग जाओ। क्यों नहीं फॉलो कर पाते? क्या चीजें हैं जो आपको रोकती हैं उस चीज को फॉलो करने से? 2-3 बातें उस पर बात करते हैं कि कौन सी चीज है जिससे तुम जो जानते हो उसे ही फॉलो नहीं कर पाते। पहली चीज है टू मच ऑप्शन। जब से ये ऑनलाइन आया है ना, बच्चों के सामने बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हो गए हैं। और ऑप्शन होने अच्छे बात होते हैं, क्योंकि
ऑप्शन से आपको यह फायदा मिल सकता है कि आप ये रास्ता चुनो, ये रास्ता चुनो, ये रास्ता चुनो, ये रास्ता चुनो। ये बहुत फायदे के लिए लाया गया था कि बच्चे के पास 10 टीचर का ऑप्शन होगा, वो 10 टीचर में से किसी एक टीचर को पकड़ेगा और पढ़ लेगा। वो 10 टीचर को जज कर पाएगा। कोचिंग में होते थे कि एक टीचर मिल गया और उसी पे पढ़ना है। लेकिन भैया आप ऑप्शन दे किसे रहे हो? एक छोटे से बच्चे को, जिसको कौन सा कपड़ा आज पहनना है वो भी मम्मी चुन के देती है। तो ये उस बच्चे के लिए नुकसान कर जाता है जिसको चुनना नहीं आता, जिसको किस बेसिस पे चुनना है वही नहीं पता। तो भैया जब किसी को चुनना नहीं आएगा तो कोई और चुनवा देगा उससे। जैसे किसी को शर्ट चुनना नहीं आएगा तो मम्मी बता देगी कि ये वाला शर्ट पहन लो। तो किसी को 10 रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना नहीं आएगा, तो जिस जिस रास्ते को लेकर के सामने वाला इंसान आया है उसके लिए सारे लॉजिक्स दे देगा कि ये रास्ता क्यों बेहतरीन है। मान लो कोई एक्स कोचिंग आई आपके पास, कोई वाई कोचिंग आई और कोई जेड कोचिंग आई। तीनों कोचिंग 3 रास्ते आपके लिए बन गए। अब आपको नहीं पता कि कैसे चुनना है तीनों में से, तो फिर वो सामने वाला बताएगा जिसका जो कोचिंग है कि आपको ये क्यों चुनना चाहिए, और आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप कोई भी रास्ता नहीं चुन पाओगे। और फिर वो हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला सच नहीं हो पाएगी। तुम कोई भी रास्ता पकड़ते ना आज से तो बेहतर कंडीशन में होते। तो ये टू मच ऑप्शन की वजह से तुम्हारा बेड़ा गर्क पहली बात हुआ है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या ध्यान देना चाहिए था कि अपने ऑप्शंस को जल्दी जल्दी डिसाइड करके कन्फाइन कर दो। लेकिन वो कब होंगे? जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कैसे चुनना है, किन बेसिस पे चुनना है, क्यों चुनना है, क्या कारण होने चाहिए कि मैं एक्स रास्ता लूं या वाई रास्ता लूं या जेड रास्ता लूं। ठीक। दूसरा रीजन होता है एनालिसिस पैरालिसिस, कि जब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या चुनना है तो हम जानना चालू करते हैं कि कैसे चुनना है, और इतनी एनालिसिस कर देते हैं कि उससे एक सिंड्रोम डेवलप होता है जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। कोई बच्चा किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करेगा ना तो वो काम को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। जो बच्चे मुझे सुनते हैं तो मुझसे डिसएग्री करते हैं बहुत जल्दी। मैं बोलता हूं बहुत अच्छा, तुम जिससे एग्री कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग काम शुरू करो। तुम एनालिसिस करते रह जाओगे ना तो किसी का भी काम शुरू नहीं कर पाओगे। स्नेहित मिश्रा को तो गलत समझोगे ही समझोगे, जिसको तुम सही समझते हो उसको भी बाद में गलत समझोगे। तो तुम जिसे गलत मानते हो उसको भी शुरू करो सुन करके। मैं जिसे गलत कह रहा हूं कि ये चीज गलत है, तुम कहते हो कि नहीं भैया ये चीज सही है, मैं कहता हूं बहुत अच्छा शुरू करो। लास्ट में तुम मुझ तक आ ही जाओगे, लेकिन तुम अगर वहां शुरू नहीं करोगे तो भैया मेरे तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तुम फिर एनालिसिस करते रह जाओगे, कहीं भैया सही बोल रहे हो, कहीं वो व्यक्ति सही बोल रहा हो। अरे नहीं बच्चा, तुम मान लो मैं सही नहीं लग रहा तो तुम्हें जो सही लग रहा है वहां से शुरू कर दो। तुम लास्ट में वो नदी आकर के स्नेहित मिश्रा में मिल जाएगी। तो चिंता इस बात की नहीं है मुझे इस बात की चिंता होती है कि एक तरफ मैं रखा रहूंगा तुम्हारे दिमाग में, एक तरफ पूरी भीड़ रखी रहेगी और तुम कंफ्यूज रहोगे कि भैया ने तो कहा था कि भीड़ की बात नहीं सुननी। नहीं, तुम गलत मानते हो। सबसे अच्छा हो कि डायरेक्ट मेरे से ही शुरू कर दो। लेकिन अगर लग रहा है मन में डायलेमा है कि भैया नहीं भैया दिक्कत होगी, तो तुम वहां से शुरू करो, लास्ट में आ जाओगे मुझ तक, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन आ जाओगे। इससे तो बेहतर रहेगा जिस कंडीशन में अभी हो आप। ठीक है, तो एनालिसिस पैरालिसिस में मत फंसना कि बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के चक्कर में काम ही शुरू नहीं कर रहे। और इससे आता है बैड पास्ट एक्सपीरियंस कि भैया मैं क्यों नहीं फॉलो कर पाता चीजों को, क्योंकि मैंने पास्ट में जितने भी डिसीजन लिए हैं सब गलत होते गए हैं। तो तुमने डिसीजन कैसे लिया? तुम्हें टू मच ऑप्शन में फॉलो करना ही, चुनना ही नहीं आ रहा था, इतने ज्यादा एनालिसिस कर रहे थे कि तुम काम ही स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो इतने ज्यादा बैड पास्ट एक्सपीरियंस होना तो ऑब्वियस है। जब तुम्हें पता नहीं कि चीजों को चुनना कैसे है, करना कैसे है, तो बैड पास्ट एक्सपीरियंस होंगे ही ना बच्चा। और इसके कारण तुम इतना विल पावर, इतना कॉन्फिडेंस तोड़ चुके हो अपना कि भैया तुम्हें लगता है कि अब कोई भी डिसीजन लूंगा तो सब गलत होगा। नहीं, नहीं गलत होगा। अभी तक क्यों गलत हुआ भैया? क्योंकि तुम्हें कोर प्रिंसिपल नहीं पता था कि किन चीजों पे डिसीजन लेना होता है, आईआईटी की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो तीसरा कारण तुम्हारा ये हो गया कि तुम्हारे बैड पास्ट एक्सपीरियंस है कि जो भी मैंने चुना वो खराब होता गया। तो इस चक्कर में अब कोई चुनने की हिम्मत ही नहीं रही। अब कुछ भी फॉलो करने की सोचता हूं तो मन में शक आता है कि पहले तो ऐसा हुआ था, अब दोबारा ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया आपके जो है ना वो बैड पास्ट एक्सपीरियंस आते क्यों है। तो इसका आंसर है बच्चा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि कोर प्रिंसिपल ऑफ आईआईटी जेईई एग्जाम होता क्या है। तुम्हारा जिंदगी का आईआईटी जेईई में जितना भी डिसीजन होगा उसका कोर क्या होगा, उसका बेसिस क्या होगा, किस बेसिस पे हम उस डिसीजन को लेंगे, तो वो प्रिंसिपल मैं तुम्हें बता देता हूं। इस पे एक अलग से मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, बट इसमें भी शॉर्ट में हम बात करेंगे क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है अप्रैल में सिलेक्शन लेने का। ये सारी बातें मैं तुम्हारे ब्रेन को साफ करने के लिए, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड विजन देने के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, वो कौन सा प्रिंसिपल है? व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल ऑफ आईआईटी जेईई प्रिपरेशन? वह कौन से प्रिंसिपल है जिसके आधार पे हम सारी डिसीजन लेंगे? तो आईआईटी जेईई में सिलेक्शन लेने के लिए मात्र 3 वर्ड याद रखना होता है, LRT, जिसे मैं LRT मेथड कहता हूं। इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, तुम चाहो तो जाकर के देख सकते हो, उसमें डिटेल में बात की है। इसमें भी शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहला होता है L से लर्न। तुम्हें जो आईआईटी जेईई ने सिलेबस दे रखा है उसको तुम्हें लर्न करना है। उसके बाद होता है रिवाइज। इंसानों की एक कमी होती है कि हम जो भी लर्न करते हैं उसे दिमाग में बार बार यूज ना करें,
तो भूल जाते हैं। उसका सॉल्यूशन आता है रिवाइज। और तीसरा होता है टी से टेस्ट, कि भैया हमने जो लर्न किया वो इस एग्जाम लेवल आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लेवल का है या नहीं, ये बता देगा हमें टेस्ट। क्योंकि हम बायस्ड हो जाते हैं कभी कभी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। 90% बच्चों के मन में ये होता है कि लेक्चर कंप्लीट करना इज इक्वल टू सिलेबस कंप्लीट करना, जबकि वो वाहियात बात है। लेक्चर कंप्लीट करना इज द लर्निंग का पहला प्रोसेस। लर्निंग भी लेक्चर से कंप्लीट नहीं होती। आपको सवाल लगाने पड़ेंगे, आपको इधर उधर दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, उसको याद रखने के लिए रिवाइज करना पड़ेगा, और उसको चेक करने के लिए कि आप सही पढ़ रहे हो गलत, टेस्ट देना पड़ेगा। ये 3 स्टेप को आप अगर कोर में रख करके डिसीजन लोगे, सारे डिसीजन सही होंगे। एक्स कोचिंग में जाऊं, वाई कोचिंग में जाऊं, जेड कोचिंग में जाऊं, तो भैया तुम्हारे कोचिंग में जाने का रीजन क्या है? तो भैया लर्निंग वहीं से होगी, क्योंकि लर्निंग का एक तरीका है टीचर। तो भैया जहां टीचर बढ़िया होंगे वहां चला जाऊंगा। अब टीचर तो सारे बढ़िया लग रहे हैं, सब यही बता रहे हैं, तो भैया टीचर को जज करेंगे तो टीचर क्यों चाहिए? तो बेसिक में हमें पता है कि लर्निंग करवाएगा, क्योंकि टीचर, तो वो टीचर जो ज्यादा बेहतरीन लर्निंग करवा पाता है उसके पास जाएंगे। ठीक है, तो लर्निंग में अब देखें कौन से टीचर बेहतर लर्निंग करवाते हैं। तो अच्छा, एक एक्स टीचर है जो कि पढ़ाता तो 1 सेकंड है लेकिन बातें करता है 5 मिनट। तो ये 5 मिनट तो मेरे लर्निंग में कोई काम नहीं आ रही, काम तो 1 ही मिनट वाली चीज आ रही है। और एक टीचर है जो एकदम मुद्दे की बात करता है, ठक 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 सवाल कराता है, पढ़ाता है, मस्त रहता है, एकदम फोकस्ड रहता है कि बच्चे की लर्निंग होती रहे। तो हम फिर इस टीचर के पास जाएंगे। तो अब देखा कितना सरल हो गया तुम्हारे लिए डिसीजन लेना। कौन सी बुक पढ़े? तो पहले सबसे पहले बुक पढ़ना क्यों है? तो भैया लर्निंग के लिए, क्योंकि टीचर से मेरी पूरी लर्निंग हो नहीं पा रही। तो अच्छा ठीक है, तो लर्निंग इंप्रूव करना चाहते हो, हाँ भैया, तो अब तुम किताब उठाओगे जिसका तुम्हें पैराग्राफ पढ़ के अच्छे से समझ आया, वो तुम किताब उठा लोगे, तो कितना आसान हो गया। अब रिवाइज करना है तो तुम्हें रिवीजन करना है। क्यों? ये भी प्रिंसिपल याद रखो, क्योंकि लर्निंग वाली चीजें हम भूल जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं भैया ताकि हम रिवाइज कर पाए। टेस्ट करना है तो भैया कौन सी टेस्ट दूं? तो वो टेस्ट जो आईआईटी जेईई लेवल का है वो हम देंगे। टेस्ट का पर्पस क्या है? कि लर्निंग को चेक करने का कि हमने लर्न अच्छे से किया या नहीं। टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, तो टेस्ट किस बात पे डिपेंड करता है? लर्निंग पे। तो लर्निंग में कमी होगी तो लर्निंग सुधारो, तो टेस्ट में नंबर आएंगे। सिंपल, ये 3 वर्ड्स याद रखोगे, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन मस्त चलेगा। गॉट इट? तो अब हम देखते हैं कि भैया लर्निंग का क्या तरीका होगा। क्योंकि तुम 2 साल पहले तैयारी शुरू करो, तुम्हें एलआरटी पे ही फोकस करना है। 2 महीने बाद तैयारी शुरू करो, तुम्हें एलआरटी पर ही फोकस करना है। चाहे जेईई मेंस बर्बाद होने के बाद तैयारी शुरू करो, तुम्हें एलआरटी पे ही फोकस करना है। क्योंकि जब तक लर्न नहीं करोगे, एग्जाम में उल्टियां कैसे करोगे जाकर के जेईई मेंस के पेपर में, ताकि वो मार्क्स दे पाए। ठीक है, तो लर्निंग का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है अभी के लिए, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल तो ये है। अब तुम कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाओगे, एलआरटी याद रखोगे, कोई भी हाथ ऐसे करके पढ़े या ऐसे करके पढ़े, ये भी अगर डिसीजन लेना है तो एलआरटी की किस चीज के लिए मैं ऐसे हाथ कर रहा हूं, कौन सी चीज में फायदा देगा, लर्निंग में फायदा देगा, रिवीजन में फायदा देगा, या टेस्टिंग में फायदा देगा। ठीक, तो अब हमें लर्न, रिवाइज, टेस्ट, हमने बेसिक प्रिंसिपल जान लिया आईआईटी तक जाने का। अब हम देखते हैं कि भैया अभी जिस मोमेंट पे हम खड़े हैं वहां पे लर्निंग के लिए बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, और वही हम फॉलो करके चलेंगे तो आईआईटी तक पहुंच जाएंगे। समझ में आई इतनी बात? क्लियर? चलो, व्हाट इज द मेथड दैट सेटिस्फाइज दीज प्रिंसिपल्स? इन एलआरटी जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा, इसको सेटिस्फाई करने वाला बेस्ट क्या है? तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आती है 2 चीजें कि भैया एक तो होता है फुल लेक्चर और एक होता है वन शॉट। सबसे पहली बात करते हैं, क्या हम फुल लेक्चर कर सकते हैं? क्या हम वन शॉट कर सकते हैं भैया? क्योंकि लर्निंग कोर प्रिंसिपल है तो हमें लर्न करना है, रिवीजन कोर प्रिंसिपल है तो हमें रिवाइज करना है, और टेस्टिंग कोर प्रिंसिपल है तो हमें टेस्ट देना है। तो भैया ये प्रिंसिपल करना है, तो अब इसको करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला कि हम फुल लेक्चर देखें। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है, बहुत सारी क्वेरी आ रहे हैं कि भैया रोज अगर 10 लेक्चर देखूंगा मस्त हो जाएगा ना, एकदम सिलेबस पूरा एकदम आईआईटी जेईई लेवल का। तो हाँ, एक तरीका ये थॉट हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भैया मैं वन शॉट क्यों ना कर लूं, क्योंकि उससे भी लर्निंग हो सकती है, उसमें जल्दी जल्दी सारे सिलेबस कवर कर देते हैं। तो ये 2 क्वेरी पे पहले बात कर लेते हैं कि ये करना क्यों बैड आइडिया है। सबसे पहले आपके पास कम से कम 60 दिन है मात्र बच्चा, और जेईई के सिलेबस में मान लो कि 98 चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप फुल लेक्चर के माध्यम से पूरी सिलेबस कवर कर लोगे, तो ये एक बैड आइडिया है, क्योंकि इस टाइम में नहीं हो सकता। अब तुम में से बहुत शार्प आईक्यू वाला है, आइंस्टीन का भी पप्पा है, तो वो कर ले, मैं चमत्कार के लिए रेडी हूं। लेकिन ये जनरली नहीं हो सकता, और एक्सेप्शंस कांट बी एग्जांपल्स, है ना। एक्सेप्शन के एग्जांपल देके तुम्हें कन्विंस करना बहुत आसान है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, बट दे कांट बी एग्जांपल्स। और तुम्हें पता है कि तुम एक्सेप्शनल नहीं हो इस मोमेंट पे। एक्सेप्शनल होते तो इस रिजल्ट में दिख जाता, नहीं दिखा, और ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी ही कश्ती के साथ नदी पार करना है। अब जैसा ब्रेन है उसके हिसाब से और पार किया जा सकता है, हमारा जैसा ब्रेन है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो फुल लेक्चर करना तो एक बैड आइडिया बच्चा, नहीं हो सकता। ये 2 साल पहले बहुत अच्छा कारगर तरीका रहता है फुल लेक्चर करना, तो ये बहुत सुंदर है, कर सकते हो। जो भी बच्चे शुरू कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, रोज 1 लेक्चर 2 लेक्चर करेंगे और उससे रिटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेक्चर करना हमारा पर्पस नहीं है ना। हमारा कोर में क्या है? लर्निंग, लर्न करना है, तो लेक्चर उसका एक माध्यम है। ठीक है, तो लेक्चर क्यों करना चाहते हैं हम? क्योंकि हमें लर्न करना है। अब हम लेक्चर के लिए बायस तो नहीं हो सकते
क्योंकि हमने 10 लेक्चर रोज के मान लो कर लिया और दिमाग में रिटेन कुछ नहीं हुआ। मेरी प्रॉब्लम लेक्चर के साथ नहीं, मेरी प्रॉब्लम रिटेंशन के साथ है। तुम्हारे दिमाग में कितनी चीजें रह रही हैं और वो रहेंगे ही नहीं। तो 10 लेक्चर करके तुमने 2 चीजें बर्बाद की, एक तो 10 GB का डेटा और एक दिन, 2 चीजें बर्बाद हो गई तुम्हारी। तो ये कोई फायदा नहीं है। बात आती है वन शॉट की, तो वन शॉट से भी सेम प्रॉब्लम है कि बच्चा रिटेंशन में तुम्हारी दिक्कत होगी, क्योंकि 98 चैप्टर्स हैं, रोज एक चैप्टर भी करोगे ना, नहीं रिटेन हो पाता, नहीं होगा। तुम्हारे भैया या जो भी पास्ट के जितने भी मिस्टेक्स है उसमें से एक वन शॉट वाला होगा। तो तुम अगर रिटेन कर सकते हो तो कर लो, जाओ फिर घूम के मेरे पास आओ, क्योंकि एनालिसिस में मत रुक जाना कि वन शॉट करूं या भैया जो बता रहे वो करूं। तुम वन शॉट सही लगता है, जाओ करो। तुम 20 दिन के बाद मेरे पास आओगे, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि तुम आ जाओगे। लेकिन वन शॉट वर्क नहीं करती है। मैं ज्यादा इस पर कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जनवरी अटेम्प्ट के पहले तुमने ये गलती करके खुद से सीख लिया होगा, और नहीं सीखा होगा तो ये गलती करके सीखने वाला मौका है नहीं। तो वन शॉट काम नहीं करता, ये मैं कह रहा हूं। आज तक काम नहीं किया किसी के लिए, ये मैं कह रहा हूं। जब तक उसकी 70% सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब तक 30% किया जा सकता है, बिल्कुल कर लोगे। लेकिन कोई बच्चे को लगता है कि मैं जीरो से वन शॉट से कर लूंगा, तो वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भैया कोई रास्ता बचा? हाँ बचा ना, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। मैं अपने स्टैंड बदलता नहीं हूं हर एग्जाम के बाद। मैं पहले भी वही बता रहा था, आज भी वही बताऊंगा कि एकमात्र तरीका जो 2 महीने पहले काम करता है वो है PYQ मेथड। इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने बना रखी है वीडियो कि PYQ मेथड क्या होता है, बट मैं तुम्हें यहां पे समझाऊंगा ये क्या होता है स्टेप वाइज, कि अब तुम्हें करना क्या है। इस पे बात करते हैं, जिससे अप्रैल अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी। गारंटीड वर्ड यूज कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात है ये। जनरली मैं ऐसे शब्द बोलता नहीं हूं, बट मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि ये टेस्टेड है। इससे बेहतर तरीका 2 महीने पहले और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे इंप्रूवमेंट के लिए। अब क्या है भैया ये? सबसे पहली बात, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तुम्हें चैप्टर वाइज PYQs उठाने हैं। चाहे किसी किताब को खरीद लो, बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं कि जेईई मेंस के PYQs उठा लिए, या फिर वेबसाइट पे चले जाओ, एक मैथ ऑन गो वाले सर है, उनके वेबसाइट पे चैप्टर वाइज डाले हुए हैं PYQs, तो वो वहां से PDF डाउनलोड कर लो। सबसे पहले ये तुम्हें कर लेना है कि PYQ की PDF ले लेनी है या बुक ले लेना है। अब उसके सवाल को तुम्हें देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए होंगे, कोई सवाल होगा यहाँ पे XYZ ऐसे कुछ सवाल लिखा हुआ, उसे देखना है। अब या तो वो सवाल तुमसे बनेगा या नहीं बनेगा, 2 चीज हो सकती है। तुमने पढ़ा, या तो वो सवाल बना या नहीं बना। बन गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना तो उसके तुम सॉल्यूशन को देखोगे और जज करोगे क्यों नहीं बना। ठीक है, अब तुम्हें मान लिया कि एक्स कॉन्सेप्ट नहीं आता था, इस वजह से नहीं बना। तुम इसी सवाल के नीचे उस पेज में लिखोगे कॉन्सेप्ट यूज्ड, और इस सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ जो तुम्हें नहीं आता था उसे यहां लिखोगे और यहीं पे लर्न कर लोगे। बस यही तुम्हें रिपीट करना है। सवाल देखना है बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बना तो उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसको नीचे लिख लेंगे कॉन्सेप्ट यूज्ड में, और उसको वहीं पे लर्न कर लेंगे, फिर अगले सवाल पे चले जाएंगे। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा कि तुम आगे पीछे करके कॉन्सेप्ट को सीखते हो, तो एक सीक्वेंस में जो आप कॉन्सेप्ट सीखते हो उसका इल्यूजन नहीं पैदा होगा कि भैया हम सिर्फ पढ़ते जा रहे, हमारा दिमाग बीच की चीजें स्किप करता जा रहा है जो नहीं आ रहा है, और जो आता था ऑलरेडी उसी को हम पढ़ते जा रहे हैं। तो ये मेथड जब आप फॉलो करते हो तो आपसे वो नहीं होती, आप चीजें सीखते जाते हो। दूसरी फायदा इससे ये है बच्चा कि हमारे जो सिलेबस है उसमें बहुत सारा गैस कंटेंट होता है। मतलब कि बात जो इंपॉर्टेंट है वो एक लाइन की है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में 50 लाइन बोला जाता है या 50 लाइन किताब में लिखा जाता है। तो उससे आप बचते हो, क्योंकि वो 50 लाइन काम की नहीं है, वो काम की थी, वो ऊपर की एक लाइन थी। इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन लिया था, तुम जाकर के देख सकते हो। मैंने मात्र 4 लाइन लिखे थे और पिछले 13 साल के PYQ सॉल्व कर दिए थे उस मात्र 4 लाइन से। तो ये 4 लाइन ही आपको सीखना है ना, कि आपको उस 4 लाइन को एक्सप्लेन करने में लगाया गया 400 लाइन भी सुनना है। तो बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को PYQ मेथड से सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन की चीज है। क्वेश्चन देखा, बना या नहीं बना, बना बहुत अच्छा, नहीं बना तो उसका सॉल्यूशन देखा और वो क्यों नहीं बना वो देख लिया। अच्छा ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था, ये फॉर्मूला नहीं आता था, तो इसको नीचे कॉन्सेप्ट यूज्ड में देख लिया और उसी को बस हमने सीख लिया। वहां पे ना आगे का कुछ पता ना पीछे का कुछ पता, बस वहां पे उस चीज को सीखा और ऐसे करते गए। अब भैया ये कितना करना है इसकी कोई लिमिट नहीं है, तुम अभी से शुरू करो। जो ज्यादा लगा लेगा सवाल इस तरीके से वो जेईई मेंस अप्रैल 4 डालेगा, बिल्कुल 4 डालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। PYQ मेथड पे तुम्हें जाकर के वीडियो देखना डिटेल में, तो मैं यहां पे लिंक दे रहा हूं, तुम जाकर के देख लो। एक डेमो लेक्चर मैंने ले रखा है, वो जाकर के देख लो कैसे सिर्फ 4 लाइन से मैंने पूरे के पूरे 13 साल के PYQ सॉल्व किए, जाकर के देख लो, कन्विंस हो जाओगे। नहीं तो यही बातें सुन के कन्विंस हो जाओ। तो ये था आपका मेथड जो अप्रैल अटेम्प्ट में आपको जिताएगा। अभी भी क्या मिस्टेक हो सकते हैं इन सारी बातों को जानने के बाद, वो हम थोड़ा जान लेते हैं। पहली बात कि इग्नोरेंस से निजात पाना आसान है, लेकिन जो पहले से जानते हैं उसे निजात पाना मुश्किल है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी तुम्हें लग सकता है नहीं भैया वही जानता था तो वही सही है, बिल्कुल सही, उस पर काम करना, पहुंच जाओगे मुझ तक। लेकिन जितनी जल्दी मुझ तक पहुंचो उतना फायदा होगा,
ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूं अभी के अभी। तो इग्नोरेंस नहीं आता, इसको छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो हम पहले से जानते हैं उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, और उसके कारण तुम एक्शन नहीं ले पाओगे। दूसरी चीज है कि हमें ट्रूथ नहीं चाहिए, हमें वैलिडेशन चाहिए कि भैया आप सच मत बोलो, हम जो बोल रहे हैं वो कैसे करें वही बता दो। भैया वो काम नहीं करेगा कि भैया वन शॉट तो हमें करना ही है, आप बता दो कौन सा बेहतर है। मैं नहीं बताने वाला, मैं नहीं बताऊंगा। तो हमें वैलिडेशन चाहिए होता है, ह्यूमन की सबकी क्रेविंग होती है कि हमें वैलिडेशन चाहिए होता है, और वैलिडेशन ले डूबते हैं। तीसरी चीज है कि स्टे अवे फ्रॉम एप्रिसिएशन। इस मेथड को तुम 5 दिन फॉलो करोगे, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट होने लगोगे, आगे बढ़ने लगोगे। और एक खराब स्टूडेंट जब आगे बढ़ता है ना, तो भैया उसके पास आने लगती है भीड़, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट है जिसने 95 परसेंटाइल स्कोर कर रखे हैं, वो भैया अगर 99 की तरफ जाएगा तो उसमें उतना बड़ा चेंज नहीं दिखता, क्योंकि वो पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। लेकिन एक बुरा स्टूडेंट जिसके 70% 80 परसेंटाइल आ रहे हैं, वो अगर 99 वाले एरिया में जाने लगेगा तो लोगों को दिखने लगता है कि ये बदलाव इसमें आ रहा है, तो उसमें भीड़ टूट पड़ती है कि बता कैसे किया, बता कैसे किया, तू तो बहुत अच्छा इंसान हो गया। जब तुम खराब स्टूडेंट थे, तुम्हारे पास कुत्ता पूछने नहीं आता था, और जैसे ही अच्छे हो गए, पूरी दुनिया की अटेंशन तुम्हारी तरफ मिलने लगेगी और ये तुम्हें ले डूबेगा। अपने अप्रिसिएशन से बच के रहना। तारीफें करे, किसी को पता ही नहीं चलने देना कि तुम ग्रो कर रहे हो, चुपचाप से पढ़ते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी तारीफ होने लगी तुम बर्बादी की तरफ बढ़ने लगोगे, क्योंकि तुम अपनी प्रोग्रेस छोड़ करके दूसरों को बताने का आनंद लेने लगोगे, क्योंकि मजा उसमें बहुत आता है। तो नहीं, चुपचाप से पढ़ना है, स्टे अवे फ्रॉम एप्रिसिएशन। इतनी ही बात मैं कहूंगा। थैंक यू। जितनी भी वीडियोस बता रखी है, अगर और ज्यादा समझना चाहते हो उसको जाकर के सुन लो, बस यही तरीका है। ये मैं 5 सेकंड में बोल सकता था, ये वाली मेथड, पीवाईक्यू मेथड, लेकिन उसको कन्विंस करना, साइंस के स्टूडेंट हो, इसके लिए मैंने पूरा का पूरा लंबा टाइम लिया है। तो यहां तक मैं कहूंगा कि अगर तुमने सुना है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते, पता नहीं क्यों। मुझे उसे बचाने के लिए, जो बच्चा मुझे सुन रहा है, उसी से लड़ना पड़ता है। मुझे तुमसे, तुम्हें जिताने के लिए तुमसे जीतना पड़ता है बच्चा। मैं क्या करूं इसका? मैं हमेशा कहता हूं कि बी माई स्लेव, आई विल मेक यू किंग। जाओ इस वीडियो को बंद करो, ना कोई स्ट्रेटेजी ना कुछ, कॉपी निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पीवाईक्यू मेथड से लगाना चालू करो। फायदा हुआ है बच्चों को, जिनको हुआ है वो मेरी वीडियो ये देख ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो एडवांस के लिए लग जाएंगे। हाँ, एक और बात, ये वीडियो एडवांस टारगेटिंग नहीं थी, एडवांस का अलग मेथड होता है, तो ये जिसको मेंस टारगेट करना है उसके लिए है। ठीक है, ये करते रहो, एडवांस की बात हम करेंगे जिसको एडवांस करना है। तो ये मेंस के लिए, कि मेंस में जिसको 99 तक पहुंचना है अगले अप्रैल अटेम्प्ट में, उनके लिए है ये वीडियो। बाकी यहां तक आ गए हो तो एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा देना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये पीपीटी बनाना, ये सारी चीजें मेहनत लगती है, तो इसका जब उधर से फल आता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, क्योंकि तुम जब प्रोग्रेस करते हो तो मम्मी को बताते होगे ना, तो मैं भी जब ऐसे बढ़ता हूँ कि अच्छा बड़ा, तो मैं मम्मी कॉल करता हूँ, मम्मी आज ना ऐसे 4 बच्चों ने ऐसे सब्सक्राइब किया, आज ना 400 बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आज इसको मैंने ऐसे मदद की, आज ना ये बच्चा आया था, उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसको ये किताब दे दी फ्री में, ऐसे ही। मम्मी बोलती है बहुत अच्छा। तो मुझे, जैसे तुम्हें अपने माता पिता की नजरों में जीतना है ना, वैसे मुझे भी अपने माता पिता की नजरों में जीतना है। उसके लिए मैं भी काम कर रहा हूं, तुम भी मेहनत करो, दोनों जीतेंगे साथ में। ठीक है, मुस्कुराते रहना, टेंशन नहीं लेना, पीवाईक्यू मेथड फॉलो करोगे, गारंटीड सिलेक्शन होगा, इस बात का दावा कर रहा हूं, दावा। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। राधे राधे।